4 मई दीदी गई, ये नारा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। यानी कि हमारे यहाँ पर 4 मई को कुछ विधानसभाओं के रिजल्ट, विधानसभा के परिणाम आए जो इलेक्शन हुए थे, और जिनमें क्या हुआ कि हर जगह सीएम बने। लेकिन एक स्टेट ऐसा था जहां पर कुछ घटनाएं ऐसी थी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो गई। वो एक स्टेट था तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको पता है कि एक साल पहले बनी पार्टी टीवी के, जिसके प्रमुख विजय थालापति थे। बहुत साउथ की मूवी आप लोग देखते हैं तो देखा होगा विजय थालापति। तो विजय थालापति जो है वो सीएम बने, और उसी में से सीएम बनने के बाद मद्रास हाईकोर्ट में एक केस प्रारंभ होता है। अब विजय थालापति सीएम बने तो उन्होंने आपके लिए यूपीपीसीएस मेंस और यूपीएससी प्री और मेंस के लिए करंट में एक टॉपिक दे दिया। वो टॉपिक क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो टॉपिक था। ठीक है, इसको टीवी के और एआईडीएम के स्पीकर केस के नाम से भी जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अध्ययन है, संवैधानिक अध्ययन है। इसमें जो पेटिशनर है आपके वो है एसएस कृष्णमूर्ति, स्पीकर रिस्पोंडेंट है। मद्रास हाईकोर्ट में केस चल रहा है। किस किस संविधान की धाराओं से या किस किस अनुसूची से रिलेटेड है? तो इसका संबंध अनुसूची 10 से है, आर्टिकल 190 से है, आर्टिकल 212 से है, और स्पीकर की जो डिसीजन है उनकी न्यायिक समीक्षा से रिलेशन इसका है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस केस की टाइमलाइन क्या है, कि कौन कौन इस केस में है। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि रिस्पोंडेंट में आपके स्पीकर हो गए और अदर्स हो गए। एसएस कृष्णमूर्ति जो है वो इसके क्या हो गए? पेटिशनर हो गए। केस मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है। चीफ जस्टिस का नाम है एसएस धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन। पेटिशनर बता दिया। और पेटिशनर जो है वो एआईडीएम के एक पार्टी है जिसके पार्टी विप भी है। क्या है? पार्टी विप। एआईडीएम के पार्टी के पार्टी विप भी है। इसके बाद पेटिशनर काउंसिल कौन है वो हमें मतलब नहीं है। कोर इशू क्या है? वैलिडिटी ऑफ स्पीकर एक्सेप्टेंस ऑफ द 25 एमएलए रजिस्टर। यानी 25 एआईडीएम के 25 विधायकों ने पार्टी से और सदन से इस्तीफा दे दिया। अब इसी का मुद्दा जो है कोर इशू है। और इस्तीफा देना कोर इशू नहीं है, इस्तीफे को जो स्पीकर थे उन्होंने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ये कोर इशू था। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अब यहां पर देखते हैं कि हमारी टाइमलाइन क्या क्या है। ठीक है, मई से लेकर अगस्त तक क्या क्या घटनाएं घटी हैं इस केस से रिलेटेड, और केस के ओरिजिन भी इसमें आपको समझ में आ जाएगा और सारी चीजें आपके मस्तिष्क में क्लियर हो जाएंगी। मई से 4 मई को टीवीके का रिजल्ट आता है, मतलब असेंबली का रिजल्ट आता है, जिसमें टीवीके को कितनी सीटें मिलती हैं? 108। लेकिन आपको पता है कि हमें बहुमत चाहिए रहता है सरकार बनाने के लिए। बहुमत कितना था? 118 सीट का। यानी कि कितनी सीटें कम थी? 10। अब जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो गवर्नर क्या करता है? जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको बुला लेता है। तो टीवीके को पार्टी को कितने मिली थी? 108। तो ये सिंगल लार्जेस्ट हो गई। इससे कहा कि आप सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद नियम ये होता है कि सदन में आपको विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास, अगर विपक्ष लाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव और पक्ष लाएगा तो विश्वास प्रस्ताव। तो इसको आप लोगों को फुलफिल करना पड़ता है ताकि आप बता दें कि हाँ, सदन के अंदर आपको 118 प्लस विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, अब जब अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इस पर क्या होता है? एक वोटिंग होती है। यानी कि 118 से अधिक लोग अगर वोट करेंगे तो टीवीके की सरकार जो है रहेगी, क्योंकि विश्वास रहेगा। कम करेंगे तो नहीं। तो एआईडीएमके के जो पार्टी विप थे उन्होंने एक विप जारी किया और अपने एमएलए से कहा कि आप इसके विश्वास प्रस्ताव का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, यानी इसके विरोध में वोटिंग करेंगे। कॉन्फिडेंस मोशन जब हुआ, जब विश्वास प्रस्ताव हुआ, तो टीवीके को सीट कितनी, मतलब वोट कितने मिले? 144 थे इनके पास। कितने? 118 चाहिए थे, 108 थे और मिले कितने? 144, यानी बहुमत से ज्यादा। तो अब इनकी सरकार सुरक्षित हो गई। लेकिन 25 एमएलए जो थे उन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। तो ये जो टर्म आ रहे हैं क्रॉस वोट और ये जो आपका टर्म है विप, इसको अभी हम आगे देखेंगे क्या आता है। आगे परेशान मत होइए, अभी बस दिमाग में रखिएगा। विप आपको दिमाग में रखना है, क्रॉस वोटिंग दिमाग में रखनी है। एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रोसीडिंग शुरू हो गई कब? 14 मई को। मतलब 10 दिन बाद क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। किसके विरुद्ध? जो ये 25 विधायक थे जिनसे विप ने कहा था कि आप विरोध में करेंगे, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस के पक्ष में कर दिया। ठीक,
उसके बाद क्या होता है, 14 मई को ये हुआ, 25 मई को 25 एमएलए जो थे इन्होंने असेंबली से और पार्टी से दोनों से इस्तीफा देकर दे दिया, और साथ में क्या है, स्पीकर ने इस्तीफा क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यही केस है कि उन्होंने इस्तीफा दिया तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया, भाई उसका काम एक्सेप्ट करना, लेकिन कई टेक्निकलिटीज हैं जो हमें समझनी होगी, ठीक है। तो इस्तीफा दिया, उसके बाद गजट नोटिफाइड आया हुआ, और जो एमएलए थे उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया, टीवी के सेम डे। अब ये सेम डे भी, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, सेम डे को बहुत ध्यान से रखना है, ये बहुत काम की चीज है, आगे आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसके बाद जो स्पीकर थे वो स्वयं नहीं आ रहे थे, वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज रहे थे बार बार कोर्ट में जहां केस था। तो एआईडीएमके ने कहा कि उनको बुलाओ, उनको कोई छूट नहीं है संविधान से, उनको भी यहां पर आना पड़ेगा। अब 17 अगस्त को क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, आज तक की अपडेट जो है 12 अगस्त तक की वो ये है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो पार्टी है वो टीवी के है, इसका मैंने पूरा आपको केस बता दिया। 108 नंबर थे, 118 चाहिए थे, 144 इनको मिले, ठीक, -10 थे, तो इन लोग का कॉन्फिडेंस मोशन सही हो गया। एआईडीएमके जो है पेटिशनर पार्टी है, विप जारी किया था 25 को, एमएलए ने विप को नहीं माना और इनके पक्ष में वोट कर दिया, इन्होंने कहा था विरोध में करना, यही स्पीकर ने इनका रेजिग्नेशन किया, ये केस बन गया। स्पीकर क्या है, रेस्पोंडेंट है, एक्सेप्ट 25 एमएलए, रेजिग्नेशन सेम डे। अब सेम डे देखो फिर यहां पर आ गया कि सेम डे आपने इस्तीफा क्यों स्वीकार कर दिया, तो क्या कर सकते हैं वो आगे, लेकिन आगे देखेंगे, कुछ हमने कहा ना टेक्निकल चीजें वो समझनी पड़ेंगी। और कोर्ट में अपने असेंबली के सेक्रेटरी को भेज रहे हैं, खुद नहीं आ रहे, तो ये मेन केस हो गया। एक तो ये कह रहा है कि सेम डे इस्तीफा क्यों स्वीकार हुआ, उसके बाद आप सेक्रेटरी को भेज रहे, खुद आके जवाब क्यों नहीं दे रहे। 25 एमएलए वाली बात ये हो गई, उन्होंने रिजाइन, ये बता चुके। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम आए तो यहां पर अब जो टर्म हमने देखे थे वो हमें देखना पड़ेगा। टर्म क्या है, सबसे पहले विप। विप को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम चुनाव कैसे लड़ते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्शन लड़ रहा है, तो मान ले कि किसी पार्टी के, बीजेपी के 100 एमएलए जीत के आए, 100 विधायक जो थे उन्होंने चुनाव जीत लिया। अब ये 100 विधायक जो हैं वो नियंत्रित कैसे रहेंगे, नियंत्रित कैसे रहेंगे, ठीक है। और इनकी 100 विधायक अपनी अलग अलग तो बात नहीं लगे, पार्टी का दो चीजें होती हैं, एक लीडर ऑफ पार्टी होता है, एक विप होता है, ये दोनों अलग अलग है। हो सकता है एक ही आदमी को दोनों बना दिया जाए, लेकिन पोस्ट दोनों ये अलग अलग है, सदन के अंदर होते हैं दोनों, लीडर ऑफ पार्टी और विप। अब आपको समझना क्या है कि मान ले बीजेपी के 100 विधायक है, टीवीके की पार्टी है। अब बीजेपी जो है, ठीक है, वो 100 विधायक में से किसी एक आदमी को कहेगी कि, एक विधायक को कहेगी कि आप हम अपनी नियुक्त करेगी अपनी पार्टी से कि आप जो है वो पार्टी का पक्ष रखेंगे सदन में, तो आप लीडर ऑफ द पार्टी हो जाएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन अलग है, लीडर ऑफ पार्टी अलग है। जितनी भी पार्टियां होगा, पार्टी होती है, उनका लीडर ऑफ पार्टी होता है सदन में, और उन पूरा जो अपोजिशन होता है, जो पूरा, उसका लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो लीडर ऑफ पार्टी जो होता है वही मतलब जो है एक गुट बन के फिर एक को चुन लिया जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन अलग है, लीडर ऑफ पार्टी अलग है। एक को बताती है कि आप विप का काम करेंगे। विप का काम क्या होता है कि आपको किस बिल के खिलाफ वोट देना है या किस बिल के पक्ष में वोट करना है, ये विप सभी एमएलए को करता है। सभी एमएलए जितने भी सदन में होंगे उनको निर्देश देता है। तो विप क्या कह रहा है, एक रिटन डायरेक्टिव। विप होता क्या है, विप कोई व्यक्ति नहीं, विप जारी की जाती है, तो व्यक्ति को विप कह दिया जाता है, ठीक है। ये रिटन डायरेक्टिव है, ठीक है, इश्यूड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी टू इट्स लेजिस्लेचर। पॉलिटिकल पार्टी अपने विधायकों को एक जारी करती है जिसको बोलते हैं विप। एक निर्देश होता है, लिखित निर्देश होता है, इंस्ट्रक्टिंग देम फॉर हाउ टू वोट ऑन ए स्पेसिफिक मोशन और बिल। उनसे कहा, उनको यह निर्देश देता है कि किसी वोट पर, किसी बिल पर या मोशन पर आपको कैसे वोट करना है, आपको उसके पक्ष में वोट करना है, आपको उसके विपक्ष में वोट करना है, या सदन से वॉकआउट करना है, अब्सटेन हो जाना है। तो ये तीन चीजों में कोई भी चीज कर सकता है। disobeying the whip can attract disqualification under trust। अगर कोई एमएलए इस whip का नहीं मानता है, इस whip को नहीं मानता है, अगर whip को नहीं मानता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 10th शेड्यूल यानी
एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत 10वीं अनुसूची में। क्लियर हो गया? अगर वो व्हिप नहीं मानता है तो क्रॉस वोटिंग जो है, ये भी एक टर्म आया था, ये भी समझ लेते हैं। व्हेन ए लेजिस्लेचर वोट्स कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब क्या होता है? अगर व्हिप ने कहा कि आप इसके पक्ष में वोट करेंगे और वो विपक्ष में कर देता है, तो इन्होंने व्हिप की बात नहीं मानी, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस वोटिंग। ठीक, और यहीं से जो है एंटी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग जो है कार्यवाही शुरू होती है, क्रॉस वोटिंग से। ठीक है। कॉन्फिडेंस इन फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है? ए वोट ऑन द फ्लोर टू हाउस टू टेस्ट वेदर गवर्नमेंट एंजॉय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। टेस्ट क्या होता है कि मान ले आपके सदन में 200 सदस्य हैं, तो आपको बहुमत चाहिए 102-3 का। तो ये होता है कि जो सरकार है उसके पास बहुमत है, मतलब जो सदन में जितने विधायक हैं उसमें जरूरी नहीं कि उनकी पार्टी के ही हो, पूरे सदन के जितने विधायक हैं वो सदन के सदस्य हैं। उसका पार्टी है उनकी, लेकिन सदन के अंदर विधायक हैं तो वो सदन के सदस्य हैं। सदन में सरकार को बहुमत है कि नहीं? सरकार अलग हो गया और बीजेपी अलग हो गई। बीजेपी की सरकार हो सकती है, सरकार बीजेपी नहीं हो सकती है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। नरेंद्र मोदी अगर हैं, सदन के अंदर बैठे हैं, तो वो सरकार का हिस्सा है, ना कि बीजेपी का। हाँ, उनकी पार्टी बीजेपी है, उससे सिंबल से लड़के आए, वो एक अलग मामला है। और जितने भी वो हैं सांसद बैठे हैं, सब एक समान है। उनमें से आपको समर्थन प्राप्त है कि नहीं, बहुमत प्राप्त है कि नहीं, ये होता है फ्लोर टेस्ट, कॉन्फिडेंस मोशन। वॉलंटरी रेजिग्नेशन मतलब क्या है कि आपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड कह रहा है कि और भी टर्म जो हमारे हैं उनको समझ लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which disqualifies legislature for voluntary giving of membership party delaying defying a whip without condonation। ये कह रहा है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो 10वीं अनुसूची है, जो 10th शेड्यूल है, ठीक है, दल बदल कानून इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बदल कानून। क्या बोलते हैं? दल बदल कानून। आजकल तो दल बदल कानून की सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो कोचिंग इंडस्ट्री को है। कुछ दिन बाद कोचिंग इंडस्ट्री में रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाएगी कि ये टीचर है, इन्होंने इतने टीचरों को रिजॉर्ट में रखा, अब ये कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, फला कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, डिमका कोचिंग ज्वाइन कर रहा है। पता नहीं टीचरों को। अच्छा, बच्चे भी बेवकूफ है भाई। एक टीचर से, टीचर, एक चीज समझो, हम अपनी कोचिंग में टीचर क्यों लेके आएंगे? कि वो टीचर आएगा तो अपने साथ जो उनके बच्चे हैं उनको भी लेके आएगा, अपने साथ जो बच्चे हैं, जो उनकी फॉलोइंग है, उनको भी लेकर आएगा। भाई बच्चे तो ले आओगे आप, अब उसके बाद नुकसान किसका हो रहा है? टीचर का? नहीं बेटा, यही तुम लोगों की गलत फहमी है। वो कहते हैं तुम्हारे हित के लिए इमोशनल बढ़िया बढ़िया रील डालेंगे और ऐसे सर झुका के खड़े रहेंगे जैसे ऐसे, जैसे उन्हीं से बड़ा, और इतिहास में कभी ये नहीं हुआ दुनिया। सब बकवास है, कोरी, कुछ नहीं होने वाला। उसने बढ़िया पैकेज लिया, सिर्फ पैसे के लिए गया, तुम्हारे लिए नहीं गया है। और अगर तुम्हारे लिए ही जाना था तो भाई तुम तो उसकी फॉलोइंग हो ना, तो अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए। क्यों नहीं पढ़ा रहा है? क्योंकि वहां पैसा ज्यादा पड़ रहा है। अब बच्चे भी बेवकूफ, उन्होंने पहले जहां, अब एक टीचर जो है वो दूसरी कोचिंग में है, वहां उन्होंने 299 का पैकेज खरीदा। जब दूसरी कोचिंग में जाएंगे वो कहेंगे हम 199 का दे रहे हैं। अबे गधो, अब 299 का तुमने वो खरीदा उस कोचिंग में, उसको छोड़, उसके पास तो पैसा पहुंच गया, आगे भले नहीं हो, फिर इसको दोगे ना 199, परचेज तो करोगे ना। अब तुम्हें लगता है 100 रुपए 200 रुपए क्या है? भैया 100 200 रुपए भी बहुत होते हैं जेब में, जब 10 रुपए नहीं होते ना। ठीक, तो बस वाला आपको एक चौराहे से दूसरे चौराहे भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो 100 रुपए 200 रुपए भले ही आपको कम लगते, 99 पे कोर्स लॉन्च कर दिया, 100 पे कोर्स लॉन्च कर दिया, 199 पे लगा दिया, और बच्चों के लिए कर रहे हैं। आएंगे पूरा भौकाल टाइट करके, अरे कुछ नहीं सालो, तुम अपने लिए कर रहे हो। और इतनी गंदगी मचा दी है कि जो कहा था ना 2 कौड़ी के हैं, ये सही में साबित कर रहे हैं 2 कौड़ी के।
एक टीचर वो छोड़ के गई और दूसरे, और स्वागत भैया टीचरों का, वाह। मतलब चुनाव जीतने के बाद जब मोदी जी अपने कार्यालय जाते हैं तो आप देखते होंगे कि पार्टी कार्यालय में उनके अध्यक्ष जी और 4-5 नेता जो है फूल मार, और इतना स्वागत। मतलब ऐसे कौन से बड़े आपने काम कर दिए, आप अब्दुल कलाम हो गए हो? नहीं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ वहां जरूरत है, ज्यादा उस मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ की वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है, एक होना चाहिए। इसके बाद चलो खैर वो तो एक अलग मुद्दा था। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर विप को नहीं मानते हैं या 10th से या हम या जो है हम रेजिग्नेशन कर देते हैं वॉलेंट्री, ठीक है, पार्टी मेंबरशिप से, तो हमारी सदस्यता जो है वो चली जाएगी। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? दो पार्टी होती है, मान लो एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है, इनके बीच में कोई विवाद है, एक पार्टी लगातार आ रही है और वहां पर अपना जवाब दे रही है, सब दे रही, दूसरी पार्टी आ नहीं रही है, तो क्या होता है? प्रोसीडिंग कंडक्टेड एंड डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द वन साइड। तो जो पार्टी आ रही है उसके साइड में डिसाइड कर दे, इसको एक्स पार्टी डिसीजन बोलते हैं। यानी कि जो पार्टी लगातार आ रही है, बिकॉज अदर पार्टी फेल्स टू अपीयर एंड रिस्पॉन्ड शॉट अगेंस्ट द स्पीकर, यही स्पीकर के खिलाफ कहा गया, वो नहीं आ रहा मेरे पक्ष में वोट, जो डिसीजन है वो दे दो, ठीक है। तो ये केस स्पीकर पे, तो स्पीकर आके जवाब दे। स्पीकर कह रहा है कि मुझे इम्यूनिटी है, तो वो उसका भी केस है। तो दो चीजें ध्यान रखना कि एक तो मांग उनकी ये भी होगी, भाई कोई भी मांग करेगा ना मेरे पक्ष में दे दो एक्स पार्टी, जब वो नहीं आ रहा है तो कोर्ट ने कहा होगा उनको आने दो, तो उन्होंने कहा कि उनको, कोर्ट ने कहा होगा उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, हम कैसे दे दें, तो उन्होंने कहा कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है। तो ये भी जो है एक लीगल मुद्दा है। गैजेट नोटिफिकेशन हमें नहीं पढ़ना है, इससे गैजेट नोटिफिकेशन तो सरकारी आदेश होता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 10th शेड्यूल क्या होता है। इंसर्टेड बाई 10th शेड्यूल कब इंसर्ट किया गया? 1985 में। तो ईयर याद रखिएगा कब शेड्यूल किया गया, मतलब इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में। संविधान में जब भी कोई हम संशोधन करते हैं तो वो संशोधन के लिए कौन सा संशोधन होता है? 52वां संविधान संशोधन, यानी कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके मतलब 52वां नहीं, संविधान संशोधन करते हैं, लेकिन जो ये इंसर्ट किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, ये कब इंसर्ट किया गया था? 52वें संविधान संशोधन में। ठीक, कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया था? 102 में और 191 में। ठीक है, 102 और 191 में संशोधन करके, ठीक है, और इसको 10th शेड्यूल में डाला गया था। ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? अब इस कानून के तहत ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? अ मेंबर वॉलेंट्री गिव अप, ये शब्द जो है जैसे टर्म पीछे याद किए थे, वॉलेंट्री गिविंग अप, ठीक है, वॉलेंट्री गिविंग अप, इस टर्म को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वॉलेंट्री गिविंग अप मेंबर्स, पार्टी मेंबरशिप, मतलब अपने पार्टी से स्वेच्छा से जो है वो इस्तीफा दे दे, या विप के अगेंस्ट में, पार्टी विप के अगेंस्ट क्या करे? वोट करे। वोट करे नहीं, अगेंस्ट वोट करे तो ठीक, लेकिन अगर वो वोट से बच भी गया, मतलब एब्सेंट कर दिया, गोला मार दिया, ठीक, चलो आज गोला मार के पिक्चर देखने चले, ठीक, तो भी इनके ऊपर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। लेकिन इसमें एक वो दिया गया है कि अगर इन दोनों चीज, अगर आपने विप के अगेंस्ट वोट किया और उसकी पहले से परमिशन ले रखी पार्टी से, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, या तो अब समझो, हमने विप के अगेंस्ट वोट किया, हमने विप के अगेंस्ट वोट किया, तो दो कंडीशन में हम बच सकते हैं, या तो पार्टी से हम पहली परमिशन ले लें कि हम वोट नहीं करेंगे, एब्सेंट होंगे, या अगर हमने कर दिया तो पार्टी हमें क्या करे, 15 दिन में, 15 दिन के अंदर हमें माफ कर दे कि चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया, तो फिर नहीं होगा डिस्क्वालीफाई। अगर नहीं कर दिए, दोनों कंडीशन नहीं है, तो फिर हो सकता है। ठीक है, हु डिसाइड, कौन डिसाइड करता है? लोकसभा और विधानसभा में डिसाइड करते हैं स्पीकर, राज्यसभा और विधान परिषद में डिसाइड करते हैं कौन से? चेयरमैन यानी सभापति। क्या डिसाइड करते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटीशन होती है उस पर निर्णय लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है? अब मान ले एक दो विधायक अगर टूटे तो भी डिस्क्वालिफिकेशन वाली प्रोसीडिंग जो है 10th शेड्यूल के तहत शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पार्टी के दो तिहाई सदस्य जो है, पार्टी के नहीं, जो सदन में है, जैसे मान ले सदन में आपके दो सदस्य हैं और एक जो है वो टूट के अलग हो गया, समझ लो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी पार्टी के 10 सदस्य हैं, किसी पार्टी के 2 सदस्य हैं, इस पार्टी से एक विधायक ने क्या कर दिया,
पार्टी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया या जो है वोट कर दिया किसके अगेंस्ट, व्हिप के अगेंस्ट, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, चली जाएगी सदस्यता, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग हो जाएगी। लेकिन इसका एक कर दे तो इसके ऊपर नहीं होगी, क्यों, ये 2 का 50% है, ये 2 का कितने परसेंट है, 50%, ठीक है, तो ठीक, तो अगर 2 नहीं 50%, हाँ 50% है, तो इस पे नहीं होगी, ठीक। अब इसमें क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई इफ 2/3 पार्टी लेजिस्लेचर एग्री टू मर्जर विद अनदर पार्टी। अगर उस पार्टी के 2/3, अगर उस पार्टी के 2/3 सदस्य, नहीं 50% से ज्यादा होगा, 50% से ज्यादा होना चाहिए, 2/3 50% से ज्यादा हो गया ना, है ना, तो 50% से ज्यादा, अगर 2/3 सदस्य, ठीक है, फिर समझ लो, अगर 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में सहमत हो जाते हैं मर्ज होने के लिए, 2/3, मान ले किसी पार्टी में 9 है, तो इसका 2/3 कितना हुआ, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी 50% से ज्यादा, 50% 4.5, हाँ 50% से ज्यादा है, 50% नहीं 50% से ज्यादा, तो 2/3 सदस्य अगर हो जाते हैं, एक होता है तो नहीं, 2 होते हैं तो नहीं, 2/3 से कम होते हैं तो नहीं, 5 भी नहीं चलेगा, 6 ही चलेगा 9 में। अगर 2/3 सदस्य राजी हो जाते हैं कि हम पार्टी से इस्तीफा दे दे और उसके बाद हम दूसरी पार्टी में मर्ज अपने आप को कर दे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, क्यों होगी, 2/3 है। तो ध्यान रखना, डिस्क्वालिफिकेशन 2 कंडीशन पर नहीं होगी, या तो पार्टी ने आपको माफ कर दिया हो, या आपने उनसे मतलब 15 दिन के अंदर माफ कर दिया हो, या उन्होंने उनसे पहले से परमिशन ले रखी हो, या आप उस 2/3 ग्रुप का हिस्सा हो, तो आपके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं होगी। जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है, न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो स्पीकर है उसका जो डिसीजन है उस पर जुडिशियल न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे कह रहा है आर्टिकल 190 का 3, इसको हम लोग समझ सकते हैं, रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर। अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में resign their seat by writing to speaker. Speaker must accept it. पहले एक पार्ट इसका समझ लेते हैं, यहां पर जो लिखा है वो लिखा है मे, क्या लिखा है, मे का मतलब क्या हुआ, अब कहोगे ये तो सर आपका अंग्रेजी में प्रीपोजिशन का पार्ट है, आप क्यों उंगली कर रहे हो, अरे उंगली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो वहां पर 2 शब्द का हमें ध्यान रखना पड़ता है, एक मे और एक शैल। अगर मे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, ठीक, अगर शैल लिखा है तो आपके ऊपर बाउंडेशन है। हिंदी में करते हैं, हिंदी में आप अभी आर्टिकल पढ़ते हो उसमें लिखेगा ये करेगा, ये कर सकेगा, कर सकेगा का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं हुई, लेकिन अगर शैल लिखा है तो इसका मतलब वो बाउंडेशन है, कंपल्सन है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि करे, तो यहां क्या लिखा है मे, यानी कि रिजाइन करना कंपल्सन तो नहीं है ना, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो विधान सदन के सदस्य है, ये कंपल्सन तो हो ही नहीं सकता, इसे तो फिर जीते हो सर इस्तीफा दे दिया, मे कर सकते, दे दी गई एक आपको ऑप्शन की आप चाहो तो कर सकते हो, मान लो कि कोई कंडीशन ऐसी हो जाए आप ना कर सको तो आप इस्तीफा दे सकते हो। राइटिंग किसको देंगे, स्पीकर को देंगे या चेयरमैन को देंगे, अगर लोकसभा और विधानसभा में है तो स्पीकर को देंगे, और राज्यसभा और विधान परिषद में है तो किसको देंगे, चेयरमैन को देंगे। अब यहां पर जो अगला लाइन है वो हमें समझना होगा, स्पीकर मस्ट एक्सेप्ट इट, मस्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट करेगा, मस्ट, ये काम मस्ट है, ये होना ही होना है, तो स्पीकर मस्ट एक्सेप्ट इट, तो इसके इतना अगर आप लोग आर्टिकल पढ़े तो वो तो सही है कि 25 ने इस्तीफा दिया और स्वीकार, लेकिन यहां पर कहानी शुरू हो रही है अनलेस के बाद, यहां क्या लिखा है, अनलेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज,
unless information received and otherwise, and they are satisfied the resignation is not voluntary or genuine after making such inquiry as considered necessary. ये कह रहा है इस्तीफा तो स्वीकार होगा, लेकिन अगर स्पीकर को कोई सूचना बाहर से मिलती है, किसी भी माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कोई फोन करके बता दे, व्हाट्सएप कर दे, टेलीग्राम कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है, किसी भी तरीके से उसको इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, या उसको स्वयं को लगता है, अब यहां पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड है और दूसरा क्या लिखा है, और अदरवाइज, यानी स्वयं को भी लगता है, ठीक है, तो क्या करेगा, और वो सेटिस्फाइड है कि जो रेजिग्नेशन है वो वॉलंटरी नहीं है, जेन्युइन नहीं है, रेजिग्नेशन है वो वॉलंटरी नहीं है और जेन्युइन नहीं है। वॉलंटरी और जेन्युइन का मतलब क्या हुआ, वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से नहीं दिया गया, तो काहे दिया फिर उन्होंने, या तो किसी लालच में दिया गया होगा, या किसी डर की वजह से दिया हो गया होगा, या कोई और कारण होगा, ठीक है, वॉलंटरी नहीं है और जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन का मतलब क्या, कोई जालसाजी कर दी गई, ठीक है, धोखे से सिग्नेचर करा लिए गए दारू पिला के, ठीक है, या कुछ ऐसा धमकी वमकी देके जो भी करी हो, जेन्युइन नहीं है, ठीक है। आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट कंसीडर्ड नेसेसरी, यहां पे क्या हमें समझना है, स्पीकर मस्ट एक्सेप्ट इट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट कंसीडर नेसेसरी, यानी कि आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी जो आवश्यक है, ठीक है। लेकिन अगर इस आर्टिकल को हम अप्लाई करें इस केस में, तो 25 एमएलए ने रिजाइन किया 25 तारीख को, क्या कॉम्बिनेशन है, 25, 25 और 26, वाह। स्पीकर एक्सेप्टेड रेजिग्नेशन सेम डे, भैया जब तुमको कहा है कि अगर तुम्हें लगता है तो किसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी होगी ना, ऐसा नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई होगी ना, इन्हीं की पार्टी ने दी होगी ना आपको इन्फॉर्मेशन कि नहीं वो ठीक नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है या वॉलंटरी नहीं है, कुछ तो मिला होगा ना आपको, वो कोर्ट में प्रूव करेगा। अब आगे हियरिंग में देखेंगे क्या सबूत थे क्या नहीं थे, उस पर तो अभी हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग देते हैं स्पीकर एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन सेम डे। अब हमने बताया सेम डे, हमने पहले लिखा था सेम डे वाला खेल है सारा। जब कह रहे सेम डे इंक्वायरी कैसी हो सकती है भाई, एक आध दिन लगेगा ना, आज हमारे पास आई सूचना आई उससे से फिर हम इंक्वायरी करेंगे, तो सेम डे कैसे किया, तो ये भी एक मुद्दा है। एमएलए ज्वाइन टीवी के विद इन आवर ऑफ रेजिग्नेशन, और इस्तीफा देने के घंटे भर के भीतर क्या हुआ, एमएलए ने ज्वाइन कर ली टीवी के पार्टी विजय थलापति की, घंटे भर के अंदर। तो ये तो इंस्टेंट ब्लिंकिट से जैसे नहीं मंगाए गए हो एमएलए ऑर्डर, कुछ दिन बाद होगा। टीचर भी ब्लिंकिट से मिलेंगे, 10 को क्या पढ़वाना है, ये टॉपिक पढ़वाना, 10 रुपए में ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दीजिए। तो पता लगा कोई मैम है वो चली आ रही है, फिर तो दूसरे टीचर का आ गया तो 7 मिनट में डिले हो गया, ठीक, तो ये चलेगा। तो अब यही बाकी रह गया भारत में, देखो क्या क्या होता है, ठीक। एमएलए ज्वाइंट टीवी के विद इन एन आवर, तो ये सेम डे और घंटे भर के अंदर। एआईडीएमके ने क्या कहा, नो एविडेंस स्पीकर एक्चुअली इंक्वायर्ड इनटू वॉलंटरी बिफोर एक्सेप्टिंग। अब यहां पर क्या कह रहा है कि इंक्वायरी करनी पड़ेगी। आर्ग्यूमेंट क्या दिया एएमके ने कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि स्पीकर ने इंक्वायरी करी हो, जांच करी हो कि ये जो इस्तीफा है ये वॉलंटरी है या नहीं है, कोई जांच नहीं करी। बात समझ रहे, कोई जांच नहीं करी, यही मुद्दा है कि एक तो एक दिन में आपने इस्तीफा कर लिया, तुरंत घंटे भर में ज्वाइन कर लिया और कोई इंक्वायरी नहीं करी। आर्टिकल 190(3) है, लेकिन वो ये कह रहा है ना कि आप इंक्वायरी करोगे और सेटिस्फाई अपने आप को करोगे, ठीक। अब यहां पर मुद्दा क्या, सेम डे एक्सेप्टेंस। देखो फिर सेम डे आ रहा है, इसीलिए कहा था सेम डे इंपॉर्टेंट है। सेम डे पार्टी स्विच एआईडीएमके सेज, ये प्रश्न खड़ा करता है। ये क्या होता है, इस्तीफे पे प्रश्न खड़े करते हैं जिसमें आपको इंक्वायरी, आप वो ये नहीं कह रहे कि आपके पास पावर है एक्सेप्ट करने की, लेकिन इंक्वायरी तो कर लेते प्रभु, काहे की इतनी जल्दी थी तुमको, कौन सा तुमको 5 साल के लिए सरकार में आए हो, तुम सोच रहे हो कि सबको बनना है अमित शाह, सबको बनना नरेंद्र मोदी। एक हमारे बिहार के सीएम है वो योगी जी बनने जा रहे थे, एनकाउंटर किया, लपट गए खुद ही। तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए रहती है। तो ठीक है, अब अकल का क्या ही कहें। अगला देखते हैं 212,
अब यहां पर एक प्रश्न तो आ गया कि आपने इंक्वायरी करी, वो क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है आर्टिकल 212 द लिमिट ऑफ स्पीकर्स इम्यूनिटी, वो कह रहा है स्पीकर को इम्यूनिटी प्राप्त है। आर्टिकल 212 क्या कह रहा है और क्या है इसका प्रोविजन? ऑर्डिनरी बार्स कोर्ट फ्रॉम क्वेश्चनिंग वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो भी विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में जो कार्रवाइयां हो रही हैं, कार्रवाई, ठीक, उस पे, उसकी वैलिडिटी पे, उसकी वैधता पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा कोर्ट, या कोई क्वेश्चन उठाएगा तो उस पर सुनवाई नहीं करेगा। ऑन ग्राउंड ऑफ एंड इरेगुलरिटीज ऑफ द प्रोसीजर, उसका आधार क्या होना चाहिए कि जो प्रक्रिया है उसमें अनियमितताएं बरती गई है, इरेगुलरिटीज है, ठीक है, तो इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। यानी कोर्ट जो है ऐसी किसी भी विधानसभा की प्रोसीडिंग पर वैलिडिटी नहीं चेक कर सकती कि इसमें अनियमितता बरती गई है। ऑल्सो शील्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? वही जो हमने बताया, स्पीकर और चेयरमैन, फ्रॉम बीइंग क्वेश्चन ऑन देयर पावर टू रेगुलेट प्रोसीडिंग। अब जो ये प्रोसीडिंग हो रही, जो कार्रवाई हो रही, उनको रेगुलेट करने की पावर किसके पास है? स्पीकर के पास और चेयरमैन के पास। तो इन पे जो रेगुलेट की पावर है, जो पावर है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला भी हमने आर्टिकल पढ़ा है पीछे, वो तो उसकी पावर है ना, लेकिन इंक्वायरी के बाद पावर है, लेकिन इंक्वायरी करने के बाद आप एक्सेप्ट करोगे, इंक्वायरी के पहले कैसे कर लो? आपने इंक्वायरी नहीं कराई, तो ये जो है इस पे प्रश्न चिन्ह उठा है। तो दिस इज बेसिस ऑफ एनी क्लेम ऑफ स्पीकर्स इम्यूनिटी। अब एक्सेप्शन अप्लाइज क्या है? व्हेन ए स्पीकर एक्ट एज ए स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर 10 शेड्यूल एक्सरसाइज फंक्शनिंग लाइक एक्सेप्टिंग रेजिग्नेशन, आर्टिकल 190 का तीसरा, कोर्ट हैव हेल्ड दैट एक्शन इज नॉट इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ने क्या कहा कि जब भी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की बात करेगी, ठीक है, तो जो स्पीकर होगा वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरीके काम नहीं करता है। कैसे काम करता है? एक ट्रिब्यूनल की तरीके। ट्रिब्यूनल को हम लोग शायद हिंदी में अधिकरण कहते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए कि शायद अधिकरण कहते हैं। तो ट्रिब्यूनल के तरीके काम करता है ये एक। और ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? क्वासी जुडिशियल बॉडी। अभी हम लोग देखेंगे, सारे चैप्टर पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, संविधान में प्रावधान है ट्रिब्यूनल का, ठीक है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। तो कह रहा है इस कोर्ट ने क्या कहा? व्हेन स्पीकर एक्ट एज ए स्टैच्यूटरी ट्रिब्यूनल अंडर द 10 शेड्यूल exercise like functioning accepting resignation, court have held that, court ने क्या कहा? action is not immune from the judicial review। तो कोर्ट ने इसमें कह रहा है कि उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, उनकी प्रोसीडिंग पर कोई कार्रवाई, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात कर रहा है यहां पर, देखने कहीं पर लिखा होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हाँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो उस समय कुर्सी पर बैठा है, जो नियंत्रित कर रहा है। लेकिन जब हमने क्या बताया कि जब वो 10th शेड्यूल के तहत डिस्क्वालिफिकेशन में या रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तरीके नहीं, वो एक ट्रिब्यूनल के तरीके काम कर रहा है। तो अगर वो ट्रिब्यूनल के तरीके काम कर रहा है, अगर वो ट्रिब्यूनल के तरीके काम कर रहा है, तो इसका उसके केस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि यहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर को छूट है, ट्रिब्यूनल को नहीं। तो दो चीजें आपको इसमें डिफरेंस समझना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर कुछ केस है, लैंडमार्क जजमेंट्स। उन जजमेंट में क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो जजमेंट हमारा है वो हमारा दिया गया है किहुतो होलन जजमेंट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये जजमेंट जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इसमें क्या कहा गया था किहुतो जजमेंट में? इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको अभी हमने बताया था कि एक 52वां संविधान संशोधन जो था वो पेश किया गया था। 52वां संविधान संशोधन क्या किया गया था? पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1985 में। इससे 10th शेड्यूल जो है वो लगाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, ठीक है। अब कई पिटीशन में क्या हुआ, इसमें चैलेंज किया गया और इसमें इस क्या बोलते हैं, इस 10th शेड्यूल में एक पैरा 7 था, पैरा 7। ये जो पैरा 7 था
पैरा 7 में कहा गया था कि इसके में जो डिसीजन होगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो इस केस में क्या हुआ था कि युतोलन ने कहा था अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 10th शेड्यूल, कह रहा है कि 10th शेड्यूल तो ठीक है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। हेल्ड और क्या कहा, स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की तरीके काम करता है, सो डिसीजन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। फिर समझ लो इसमें यह कहा कि 10th शेड्यूल बिल्कुल सही है, वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हुआ क्या कि जो जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं स्पीकर के डिसीजन की, तो पैरा 7 कहता था कि इसका डिसीजन का न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती, जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि जब स्पीकर जो है वो ट्रिब्यूनल की तरीके काम कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो पैरा 7 जो है उसको अनवैलिड कहा। तो पूरे 10th शेड्यूल को अनवैलिड नहीं कहा, केवल किसको कहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पैरा 7 को। रवि एस नायक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, ये आपको केस जो है वो याद रखने पड़ेंगे, प्रीलिम्स में मिलान करने के लिए आते हो। इसमें क्या कहा, वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मेंबर्स कंटेंट नॉट जस्ट द फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर। अब मान ले कोई एक मेंबर है, उसने रिजाइन नहीं किया, लेकिन वो बार बार जो ऐसी हरकतें कर रहा है जो पार्टी को ठीक नहीं लग रही है, तो पार्टी ने निकाल दिया। वहां क्या लिखा है 190 में, रेजिग्नेशन की बात कर रहा है, पार्टी ने निकाल दिया। अब पार्टी कह रही है कि इसको जो है डिस्क्वालीफाई करो, वो कह रहा है हमें तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर कोर्ट ने इस केस में क्या कहा कि जो वॉलंटरी गिविंग मेंबरशिप है वो केवल एक औपचारिक रेजिग्नेशन, इस्तीफा देना नहीं है, वो मेंबर जो है उसके कंडक्ट से ही समझ में आता है, उसकी क्रियाकलाप से ही समझ में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद 3 केस और हैं। ठीक है, इसमें राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद, बहुत ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट केस क्या है, केशम मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर एस। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, delayed by speaker in deciding division pattern suggests parliament to consider independent tribunal। इसने ये केस करंट का भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और ये आपके लिए बहुत जरूरी भी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ये डिफेक्शन हो रहा है इसमें कभी कभी डिले कर देता है, बहुत देरी कर देता है। कौन, स्पीकर, टालता रहता है, टालता रहता है, टालता रहता है। ठीक है, अगर ये टालता रहेगा, ठीक है, तो भी कई सारे काम होते हैं। इसके पुराने केस हैं, अभी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे केस अभी आएंगे। टालता अगर रहेगा, ठीक, तो एक पार्टी हमेशा उसमें रहेगी। तो इन्होंने सलाह दी पार्लियामेंट को कि आप कोई स्पीकर की जगह एंटी डिफेक्शन के लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना दो, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना दो। एक केस है सुभाष देसाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ मदर, 2023 का है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वही है मेरे ख्याल से जो वाला मुद्दा आपका, जो उद्धव ठाकरे वाला मुद्दा हुआ था शायद, वाला एक नहीं, वो नहीं, दूसरा। ठीक है, इसमें क्या किया, रीअफर्म्ड लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू ऑफ स्पीकर डिसीजन। इसमें यह कहा कि स्पीकर के जो डिसीजन होंगे उस पर लिमिटेड न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, उस पर लिमिटेड न्यायिक समीक्षा जो है वो हो सकती है। ये कुछ पॉइंट है जो हमें इसके लिए समझने थे। अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस आपका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में, उसमें काम आ जाएगी। रोल ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इसमें काम आ जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ से कोई आता है तो उसमें काम आ जाएगी। 10 शेड्यूल से आता है उसमें आप कोट कर सकते हो उसको, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। सेपरेशन ऑफ पावर का सकता है, जुडिशियल रिव्यू का सकता है, स्टैच्यूटरी, रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडी बताया ना, ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, तो प्रीलिम्स एंगल में आपको 52वां संविधान संशोधन याद रखना है, 10 शेड्यूल याद रखना है, ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन याद रखना है, बाकी तो ओलन केस याद रखना है, बाकी केस भी है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब मेंस में अगर क्वेश्चन आता है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ स्पीकर विज़ जुडिशियल रिव्यू विथ रेफरेंस ऑफ रिसेंट केसेस ऑन डिफेक्शन एंड रेजिग्नेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अभी हाल के ही जो केसेस है जिसमें विधायकों ने इस्तीफा दिया है, सदन के सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, और जो डिफेक्शन के केसेस है उनके आधार पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है स्पीकर की किसके संबंध में, न्यायिक समीक्षा के संबंध में, संवैधानिक स्थिति की। तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं आंसर के लिए। अब धीरे धीरे हम लोग अपने
जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे अब इसमें रोज नई चीजें आपको ऐड मिलेगी। जैसे कल कुछ एक पीपीटी कराई थी, उसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे एमसीआरसी में 6, तो आप कोशिश ये करेंगे जब भी सब्जेक्ट हो गए तो आगे आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दे दिए जाए, और साथ में मेंस के जो आंसर आने की संभावना, क्वेश्चन आने की संभावना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें इतना ही है। 17 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई है, उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जो भी अपडेट होगी उसको हम अपडेट कर देंगे आप लोगों को, और इसको आप वीडियो को देखिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन भी खुला ही रहता है। ठीक है, रिप्लाई आ ही जाएगा। अभी वैसे भी इतना कोई बहुत ज्यादा कमेंट नहीं आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे बहुत ज्यादा, तो छोड़ो। ठीक है, और मोदी जी ने भी कह दिया कि ऑनलाइन को बढ़ावा दीजिए, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए, ऑनलाइन को बढ़ावा दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।